अमेरिका ने काबुल हमले के 36 घंटों के दरमियान आईएसआईएस से अपना बदला ले लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बड़ी कार्रवाई की है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी फौज ने नंगरहार सूबे में आईएसआईएस के ठिकानों पर फिजाई हमले किए और दावा है कि अमेरिकी फौज ने काबुल ब्लास्ट की साजिश करने वालों को भी ढेर कर दिया है। काबुल हमले के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जो कहा था उसे कर दिखाया है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है और अमेरिका को यह अंदेशा है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। वहीं काबुल ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है, जिसमें अमेरिका के 13 फौजी मारे गए थे। अपने फौजियों की हलाकत से अमेरिका नाराज था, लिहाजा अमेरिका हर हाल में दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता था और इसी की फिराक में था। आखिरकार उसने महज 36 घंटे के अंदर ही आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर दिया। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जी मीडिया की टीम वहां पर मौजूद है। आपको लगातार वहां के हालात की जानकारी भी जी मीडिया की टीम दे रही है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका के ड्रोन से हमले पर काबुल से देखिए जी मीडिया नुमाइंदे अनिस मलिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि उसने पहली ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की है तालिबान के आने के बाद काबुल में, और ये ड्रोन स्ट्राइक जो है या ये एयर स्ट्राइक जो है वो नंगरहार में कंडक्ट की गई है। एक ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ, एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिसको अमेरिका का मानना है कि वो 2 रोज़ कबल होने वाले काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलव्विस था और उसका मास्टरमाइंड भी था। अमेरिकी सेंटकॉम के जानिब से दिए गए बयान में ये कहा गया है कि ये जो इंडिविजुअल है उनको टारगेट किया गया और उसके साथ साथ इसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टी जो है वो नहीं हुई है, ये एक उनका दावा है। अब देखना ये है कि इस ड्रोन स्ट्राइक को किस तरह रिसीव किया जाता है तालिबान के हल्कों में, क्योंकि ये पहला मौका है कि तालिबान के आने के बाद अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है अफगानिस्तान के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट का जो आउटर पैरामीटर है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल ले लिया है और इससे ये इस बात को हिंट होती है कि जो इवैक्यूएशन मिशन है और ड्रॉ डाउन जो है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद वो अंदर की तरफ जो है काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट का कंप्लीट टेक ओवर भी कर सकते हैं। साथ साथ में शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात बताऊँ तो एक इमिनेंट थ्रेट है ISK के अटैक का, जिसके बाद तालिबान की जानिब से स्नैप चेकिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ा दिया गया है। ज़्यादा चेक पॉइंट्स भी शहर में लगा दी गई हैं और तालिबान के जो पेट्रोल हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तो अनस मलिक लगातार हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हालात है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका के स्ट्राइक का, और उससे पहले हम देखते हैं काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री एरिया में तालिबान के दाखिल होने की खबर पर यह खास रिपोर्ट। जुमे की देर रात तालिबान की कमांडो यूनिट बदरी 313 ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट के बाहर की हैं। तस्वीरों में तालिबान की कमांडो यूनिट 313 दिख रही है। जुमे की देर रात तालिबान की इस यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट के 3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीम ने ट्वीट कर इस बात की तस्दीक की। काबुल हवाई अड्डे के मिलिट्री हिस्से में 3 अहम मकामात को अमेरिकियों ने खाली कर दिया और अब वो इस्लामिक अमीरात के कंट्रोल में है। अब एक छोटा सा हिस्सा ही अमेरिकियों के पास बचा है। यानी अब तक जो काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी फौज के कब्जे में था वो अब तालिबान के कब्जे में आ गया है, और ये सब काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट के ठीक 24 घंटे बाद हुआ है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर एक और दहशतगर्दाना हमला होने का अंदेशा जताया है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम ने सदर बाइडेन से मिलकर काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा रहा है। अमेरिका ने तालिबान के काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के दावे को खारिज कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक तालिबान के पास एयरपोर्ट ऑपरेशंस का कोई चार्ज नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दोनों को अलग अलग तंजीम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से ये जवाब दिया गया है, एक तरीके से बदला दिया गया है। 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला पूरा कर लिया है, लेकिन काबुल धमाके की साजिश करने वाले
जो लोग थे उनके ऊपर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका ने जो कहा था उसको पूरा करके दिखाया है। काबुल धमाके में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और काबुल धमाके में 13 अमेरिकी फौजी भी मारे गए थे। लेकिन धमाके के बाद से ही बदले की फिराक में था अमेरिका, लिहाजा अटैक के 36 घंटे के अंदर ही आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं और अमेरिका की जानिब से ड्रोन के जरिए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस पर बात करने के लिए जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बराह रास्त उनका रुख करते हैं। शुएब, हमने देखा है कि 36 घंटे लगे हैं अमेरिका को अपने दुश्मन को निशाना बनाने में, एयर स्ट्राइक करते हुए निशाना बनाया गया है जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। सवाल यह उठता है कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं और दूसरा ये कि जो आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं क्या वो अलग अलग जगहों पर है, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए इंडिया को भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए शाहबाज, इसमें 2-3 चीजें हैं। अमेरिका की तरफ से यकीनन ये दावा किया गया है कि उसने 36 घंटे के अंदर जिसने भी ये साजिश रची थी और अफगानिस्तान के लोगों के साथ साथ 13 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, उनको मार दिया था बम ब्लास्ट में, उनको उन्होंने मार डाला है। यानी कि आईएसआईएस के जो आतंकी थे उनके ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया और उनको मार डाला गया। ये अमेरिका की तरफ से यकीनन दावा किया गया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मसले का हल नहीं है, बल्कि आतंकवाद की जिस तरह से कमर तोड़ने की बात अमेरिका पहले से करता रहा है, तमाम जो ममालिक है वो करते रहे हैं, उसमें कोई भी ठोस जो एक रणनीति, जो हिकमत अमली नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आती जब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग खड़ा होता है। दूसरी चीज इसमें है शाहबाज की, हम ये देखते हैं कि चाहे 9/11 हो या फिर दूसरे जो भी वाकयात पेश आए दुनिया भर में, दर्दनाक जो घटनाएं हुई आतंकी, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, उनका जो तादाद है उनकी वो बढ़ती चली गई। उसके बाद तमाम जो दुनिया है वो ये कहती नजर आई थी, तमाम जो मजबूत जो ममालिक है, कि अब ये वक्त आ गया है कि जब दहशतगर्दी की जो कमर है वो तोड़नी होगी सबको मिलकर, तमाम तरह की बातें। लेकिन हमने ये देखा कि फिर कुछ लोग गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करने लगते हैं। उसके बाद अब तालिबान की सत्ता वहां पर काबिज हो गई तो कुछ लोग उनको मान्यता दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो सख्ती थी पहले, जिस तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, उनको उसमें अब नरमी बरत रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का आना, तो लगातार जो जानकार है वो इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ टेरर और ज्यादा पनपेगा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन चाहे अलकायदा हो, आईएसआईएस हो, ये तमाम जो संगठन है, तो सवाल ये है कि एक हमला कर दिया अमेरिका ने, कुछ लोगों को मार दिया। यानी कि आपका ये कहना है और लोगों का भी ये कहना है कि अगर इस तरह की स्ट्राइक आप कर रहे हैं तो ये मसले का हल नहीं है, इसके लिए आपको ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि इधर से वो अटैक करेंगे, बॉम्ब फोड़ेंगे या फिर सुसाइड बॉम्बर बनेंगे, उधर से अमेरिका स्ट्राइक करता रहेगा, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और 20 सालों के अंदर हमने देखा है कि अमेरिका ने जितनी भी स्ट्रेटेजी, जितनी भी हिकमत अमली बनाई है वो फेल होती नजर आई है। इतने लाखों लोगों की जान चली गई इसके अंदर और 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा, अफगानिस्तान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। क्या ये मानकर चला जाए कि अमेरिका जो है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि सिर्फ हम अपना बदला लेना जानते हैं, सिर्फ ये कर रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहता है और इस तरह से 2011 या 12 के बाद ये पहला मौका है शाहबाज जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ अमेरिका के सैनिक मारे गए हो। 13 सैनिक एक साथ मारे गए, मरीन कमांडो थे। जाहिर सी बात है उनमें खर्चे उनके बड़े, उनको तकनीकी रूप से बहुत मजबूत माना जाता है, तो उनकी मौत यहाँ पर हुई है। तो अमेरिका सुपर पावर कहता है तो वो दिखाना उसको पड़ेगा कि उसने उसके बाद क्या किया। तभी के तभी बाइडेन की तरफ से बयान आया था अमेरिका की तरफ से कि ना तो माफ करेगा अमेरिका दुश्मनों को और ना ही उनको भूलेगा। तो यही माना जा रहा था कि शायद वो कार्रवाई करेगा। देखिए, तमाम जो बातें हैं वो एक ही चीज पर आकर टिक जाती है कि क्या कुछ लोगों को मारना, टेरर, हम देख रहे हैं कि आतंकियों को लगातार पिछले 20 सालों से अमेरिका कह रहा है कि वो तालिबान को खत्म कर रहा है, अलकायदा को खत्म कर रहा है, आईएसआईएस को खत्म कर रहा है, तमाम जैसे इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर रहा है। लेकिन हुआ क्या है नतीजा? अब तक आपने देखा होगा हजारों लोगों की मौत हुई है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, तमाम जगहों पर जहां भी अमेरिका गया है वहां लोगों को एक तरीके से अपनों को लोगों ने खोया है। अमेरिकी बमबारी हो या दूसरी तरफ से टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किए गए हमले हो, लेकिन उन जमीनों पर रहने वाले लोगों के लिए अमन कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल अमन नजर नहीं आता है और इस तरह की स्ट्राइक जब होती है तो उससे सीधे तौर पर नुकसान जरूर होता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हमारे साथ मेजर अमित बंसल साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर।
मेजर अमित बंसल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका की जो ये स्ट्राइक है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये मसले का कोई हल है? संदेह से देखता हूं। अमेरिका ने जल्दबाजी में एक स्ट्राइक की जलालाबाद के बाहरी इलाकों में और अपने प्रीडेटर ड्रोन से बम बरसाए, और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने इस बात का दावा किया कि उन्होंने काबुल हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। जी, मेरा सवाल है, क्या उन्होंने बताया कि काबुल हमले का मास्टरमाइंड कौन था? क्या उन्होंने बताया कि वो कौन शख्स था जिसको उन्होंने मारा? जी। दूसरी तरफ जो जलालाबाद के लोग हैं, जलालाबाद की जो आम जनता है, उनकी तरफ से एक नई स्टोरी, नई कहानी निकल करके आ रही है। उन्होंने कहा है कि जलालाबाद के बाहरी हिस्से में एक घर था जिसके अंदर एक निर्दोष मासूम परिवार रह रहा था। इसके ऊपर बम गिराया गया जिसमें 2 औरतों की, एक आदमी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। जी। अमेरिका पहले भी कर चुका है। अफगानिस्तान में इन्होंने पहले भी कई बार बम गिराए थे। एक बार तो एक शादी की बारात थी, उसके ऊपर ही बम गिरा दिया था और दूल्हा समेत लगभग 40 से अधिक लोगों को मार दिया था और बाद में कह दिया था कि वो सारे आतंकवादी थे। जी। तो इस तरह से हरकतें अमेरिका पहले से करता आ रहा है और मुझे नहीं लगता आईसिस जैसा ग्रुप इस तरह से खुले में बैठा होगा कि अमेरिका उसको मार गिराए। जी। इन्होंने कोई हमला किया अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर के और निर्दोष लोगों को मार दिया और उसके बाद उसको क्लेम कर दिया कि हाँ, ये हमने इसके मास्टरमाइंड को मार लिया है, केवल अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए। जी, बट सर ये मसले का हल नहीं ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो अलग अलग जो ममालिक है वहां के नागरिकों के अंदर तो अभी भी खौफ है ना। शहबाज, किसने पैदा किया इनको? पाकिस्तान ने। जी। किसने पैदा किया तालिबान को? पाकिस्तान ने। किसने पैदा किया अलकायदा को? तालिबान, पाकिस्तान ने। किसने पैदा किया आईएसएपी को? पाकिस्तान ने। तो आप इधर उधर हमले कर रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं। आपको अगर इन सारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है तो आप सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगाते हैं? जी। पाकिस्तान से मजबूर क्यों नहीं करते हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बंद करे? आप जो समस्या का, जो मसले का जो जड़ है, हाँ। आप जड़ के ऊपर हमला ना करके आप इधर उधर मासूम और मजलूम लोगों को मार रहे हैं। ये इस समस्या का हल नहीं है। जी। आपको समस्या की जड़ पर हमला करना होगा। बट सर इसके अंदर मैं चाइना का रोल समझना चाहूंगा आपसे। चाइना का रोल हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई एक तरीके से एक फैसला लेना होता है, एफएटीएफ का मामला हो या फिर कोई और से मामले हो, ब्लैक लिस्टेड करने का मामला हो, तो चाइना उसके अंदर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। चाइना भी एक तरीके से वो चाहता है कि इंडिया को कमजोर करने की कोशिश में रहता है हमेशा। शहबाज, हम यूनाइटेड नेशन सैंक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। जी। ईरान के ऊपर क्या यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगाई है? नहीं। ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है। ईरान के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाई है। जी। हमारे पास आज बहुत बड़ी ताकतें हैं जो यूनाइटेड नेशन से ज्यादा पावर रखती हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये सारी पावर हैं जो सैंक्शन लगा सकती हैं। ये क्यों नहीं कर रही हैं? पाकिस्तान सब जगह आतंकवाद फैलाने में लगा हुआ है। आपको अगर बॉम्ब गिराना है तो आप इस्लामाबाद में आईएसआई के हेडक्वार्टर पर गिराइए ना। बिल्कुल, उससे कुछ फायदा होगा। आप इधर उधर मजलूम लोगों को मार रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। मींस के सोर्स ऑफ टेररिज्म के ऊपर कोई अटैक ही नहीं हो रहा है। जो जहां से जो सोर्सेज हैं, जब उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ये तो अलग अलग जो एक तरीके से प्यादे हैं उनको मारा जा रहा है। पिछले 30 और 35 सालों से लगातार 1970 बल्कि 40 साल से भी 42 साल से ज्यादा समय हो गया जी, जब से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी पैदा करने में लगा हुआ है। कि आतंकवादियों के 80% ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान में है और उनको आईएसआई के असर चलाते हैं। जी। तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका को पता होना चाहिए कहाँ स्ट्राइक करना है। तो क्या इसको हम बाजारवाद मान के समझे कि जो एक बहुत बड़ा बाजार है, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जितने भी हथियार होते हैं उसके बाजार के तौर पर देखें हम इसको? हथियारों का बाजार भी है। आप देखिए दुनिया में पिछले 50 या 60 सालों में जी, जहां कहीं भी लड़ाइयां हुई हैं जी, वहां पर अमेरिका हथियार अपने बेचने आया है। चाहे वो वियतनाम की लड़ाई हो, चाहे वो कोरियन वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे वो गल्फ वॉर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयां रही हो 65 की और 71 की या उसके बाद की, हर जगह अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए आ जाता है। अमेरिकन इकोनॉमी का लगभग 40% हिस्सा हथियारों की बिक्री से आता है। बिल्कुल। तो आप
आप इस पूरे गेम प्लान को समझिए जी। अमेरिका कभी नहीं चाहता यहाँ शांति हो। अमेरिका अगर पाकिस्तान को खत्म करेगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके हथियार नहीं बिकेंगे। तो वो चाहता है कि समस्या बनी रहे और उसके हथियार बिकते रहे। बट सर जब अंदर खानी तमाम चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। मासूम, मुझे लगता है कि मासूम जाने इसमें गई हैं और कोई आईएसआई का व्यक्ति नहीं मारा गया है जी। बट मेजर अमित बंसल, एक और अहम सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब तमाम चीजें सब लोगों को मालूम है कि अमेरिका के इसके पीछे जो मास्टरमाइंड कह लो या फिर इसकी स्ट्रेटेजी कह लो कि इस तरीके से वो हम लोगों को अंजाम देता है, या फिर कह सकते हैं कि वो अपने हथियार बेचने के फिराक में हमेशा रहता है, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? भाई वो सुपर पावर है दुनिया की, आप उसके खिलाफ इतनी आसानी से एक्शन नहीं ले सकते। आज वो अगर हिंदुस्तान के खिलाफ भी सैंक्शन लगा देगा तो हमें तकलीफ होगी, वो किसी भी मुल्क के खिलाफ सैंक्शन लगा देगा तो तकलीफ होगी जी। आज उसकी जो करेंसी है वो दुनिया की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग करेंसी है जी। तो आप इन फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको इसको अमेरिका को नजरअंदाज करने के लिए सबसे पहले खुद अपने आप को उसके बराबर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। जो कि चीन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि एक लकीर को छोटा करने के लिए उससे बड़ी लकीर हमको खींचनी पड़ेगी और उसको इसके लिए इंडिया को बिल्कुल अपना आपको मजबूत करना पड़ेगा। सर मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर साहब जुड़ गए हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। अनिल गौर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एयर स्ट्राइक जरूर की है अमेरिका ने, लेकिन हमारे साथ जो और डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि ऐसी एयर स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं होता है जिसके अंदर लोगों की जान तो जा रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो तो अपनी काम करके एक तरीके से खुन्नस के अंदर इसे हम कह सकते हैं कि वो अपना काम करके निकल गया है। बाकी आगे वाले वक्त में, आने वाले वक्त में क्या होगा फिर? देखिए ऐसा है कि अमेरिका के पास अभी विकल्प भी कोई नहीं है एयर स्ट्राइक के अलावा, बिकॉज 20 साल तक वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान फौज को तैयार करने में लगाए, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दी, और ये जितना असला आज तालिबान के पास है ये सारा अफगान फौज के पास था। पर जब वो कहते हैं जब चिप्स डाउन हुए, इधर इतनी करप्शन है अफगानिस्तान में और जो एथनिक अपने इनके ग्रुप्स हैं वो उस हिसाब से अमेरिका वो नहीं जान सका। अब वो पश्तून है, हजारा है, शिया है, दूसरा है, वो सारे के सारे जो हैं अलग अलग ग्रुप और अलग अलग ग्रुपिंग के हिसाब से अब पैसा जो उनकी तनख्वाह का था वो तो आ रहा था अमेरिका से जी। तो वहां पे इतनी करप्शन थी, ये अमेरिका देख नहीं सका, अब इसलिए अमेरिका वहां से निकल गया। अब विकल्प उसके पास और कोई नहीं है इसी के केस से कि वो एयर स्ट्राइक करे या ड्रोन की स्ट्राइक करे। और अब जो लड़ाई है ये जो ये कहूँगा आईएसआई के खिलाफ या ये जिहादियों के खिलाफ या मिलिटेंट्स के खिलाफ, ये अब ऐसे ही चलनी है क्योंकि कोई भी मुल्क जो है अब बूट्स ऑन ग्राउंड डालने को तैयार नहीं है। नेटो फोर्सेस ने किया, देखिए अब वो भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं यहाँ पे ज्यादा कर सकते, क्योंकि जो एक इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये जिहाद की जो एक भावना उठ गई है, जो वहाबी इस्लाम का जो है वो एक जो चीज है उसको खत्म करने के लिए आप जो है बूट्स ऑन ग्राउंड डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, वो ऐसे खत्म नहीं होगा। बट सर यही चीज तो समझा रहे हैं हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अमित बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी बता रहे हैं कि आपको सोर्स ऑफ टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक करनी होगी। ऐसे छोटे मोटे स्ट्राइक करने से कोई फायदा नहीं है। आपको पाकिस्तान का आईएसआई का हेडक्वार्टर मालूम है, आईएसआई जो है यहाँ पर लोगों को पनाह देता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है, आईएसआई के यानी कि खुरासान की जो है मदद करता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अमेरिका उनको शहद देता है, फाइनेंशियल शहद देता है और उधर की तरफ से कहता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है। देखिए ये अमेरिका की बात नहीं है, ये सारे मुल्कों की बात है जी। ये सबसे पहले देखिए जब हिंदुस्तान ने टेररिज्म का मसला उठाया उसके अंदर एक चीज बड़ी जोर आ गई कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। ये तब तक चलता रहा जब तक 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, फिर उनको होश आ गई नहीं भाई ये टेररिस्ट है, कुछ उसका क्या किया जाए। अब रह गई पाकिस्तान की बात। 70 साल से पाकिस्तान ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को बेसिस चाहिए थे अफगानिस्तान में जाने के लिए। जब रशियंस आए उसके अंदर उन्होंने कहा ये मौका बहुत अच्छा रशियंस को निकालने के लिए, बेसिस जो तैयार हुए वो हुए पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में जब नेटो फोर्सेस गए तब भी बेसिस थे वो पाकिस्तान में थे। इसलिए अमेरिका को एक आंख बंद करके देखनी पड़ती थी कि ये जी मिलिटेंट, उनको पता है कि मिलिटेंट कहाँ तैयार हो रहे हैं, क्या आईएसआई कर रहा है, सब कुछ पता है उनको, पर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनके हाथ बंधे हुए थे। पर अब क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, अब उसको
पाकिस्तान के अंदर बेसिस की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा ये मानना है कि अब जो है गाज जो है सही गिरेगी पाकिस्तान के ऊपर। अभी आप देखिए 31 अगस्त के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से सारे चले जाएंगे, अब अमेरिका का वहां पे ऑन ग्राउंड कुछ रहेगा नहीं, उनको वो बेसिस नहीं चाहिए। और अभी भी देखिए ये जो ड्रोन स्ट्राइक कराया है अमेरिका ने, ये ड्रोन इसके पाकिस्तान से नहीं उड़े, ये मिडिल ईस्ट से आए हैं। तो इसीलिए अब आप देख लीजिए ये जो एक डिपेंडेंस थी अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर, वो खत्म हो गई है। और अब मेरे हिसाब से अब जो अमेरिका है अब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई लेगा, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ये सारे के सारे अफगानिस्तान के साथ मिलके अब एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक जिहादी एक पूरा खड़ा हो गया है यहाँ पे मसला, कि ये सारे के सारे जो हैं वहां से मिलिटेंट तैयार करके दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तो ये कहता है, दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जो अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट के अंदर हमने ये समझा था कि पाकिस्तान ने जैसे ही पूरा तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ के जो जितने भी दहशतगर्द थे उनको तालिबान शिफ्ट करा दिया है, ताकि अमेरिका की नजर में वो अच्छा बन जाए और FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसको भी वहां से हटा दिया जाए। देखिए जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, जी अमेरिका को पता है ये हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का, ये तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान, क्योंकि ये तालिबान तैयार करने में CIA और ISI का था हाथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका को, जब इनके जो ISI के पहले जो था, जो डायरेक्टर, जो फाउंडर हमीद गुल, जो अभी पाकिस्तान तहरीके पार्टी के वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने हम साफ एक बयान दे दिया, और वो बयान पूरा बाहर है कि हमने अमेरिका को हराया अमेरिका की मदद से। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो बिल्कुल सही बात कही। और अब जो है अमेरिका, क्योंकि अब जो बाइडेन देखिए ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसने अब अपने आप को भी क्लैरिफाई करना है और अपनी छवि भी ठीक करनी है, और उसके लिए और उसके पास कुछ नहीं है कि अब पाकिस्तान के ऊपर गाज उठाए, और पाकिस्तान ये जितने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहां पनाह दे रहा है उनके खिलाफ ये करे। और अभी रिपोर्ट जैसी आई है कि अजहर मसूद जो है वो भी तालिबानियों के साथ मिला है। ये सारा का सारा खेल जो है ये ISI कर रही है, और मेरे को कोई हैरानगी नहीं होगी कि ये जो ISK ने जो ये काबुल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की है, इसमें भी ISI का हाथ हो, बिल्कुल उसकी डायरेक्शन पे किए हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ISI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो जहां पे भी ये जिहादी तबका है उसको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है और उसको पूरा का पूरा श्रेय देती है। ठीक है, इसीलिए यानी कि एक तरीके से ISIS के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे अलावा ISI के ऊपर भी एयर स्ट्राइक की जरूरत है। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं दहशतगर्द के आका, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कब होगी। एक ब्रेक के बाद इस्तकबाल आपका। ब्रेक के बाद तो ISIS खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया है और इस स्ट्राइक में काबुल हमले के मास्टरमाइंड के मारे जाने का दावा किया गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और जानते हैं इसके ऊपर उनका नजरिया क्या है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर साहब और रिटायर्ड मेजर अमित बंसल साहब। आप दोनों का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। मेजर अमित बंसल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बात कह रहे हैं अनिल गौर साहब कि ISI के ऊपर भी अब एयर स्ट्राइक की जानी चाहिए और हो सकता है कि अमेरिका इसके ऊपर भी अब स्ट्रेटेजी बना रहा हो। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर पाएगा? अमित बंसल साहब, लगता है राब्ता टूट गया हमारा, फिर से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तब तक कैप्टन जी अनिल गौर साहब आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। जी ISI के ऊपर एयर स्ट्राइक के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा उसके ऊपर गाज गिरने वाली है। देखिए पाकिस्तान को लाइन में लाने के लिए अमेरिका के पास बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका जो अभी FATF के अंदर वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में बैठा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए चीन और मलेशिया और तुर्की वोट देते हैं, वो बच जाता है। एक वहां पे गाज दे सकते हैं, दूसरा उसके लिए पैसा जो है IMF वगैरह बाकी तो जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज उसका पैसा रोक सकते हैं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके लिए। बट सर वो तो अपने दहशतगर्दों को शिफ्ट कर रहा है ना तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों के साथ में शिफ्ट कर रहा है, तो वो तो ये दिखाने की कोशिश करेगा अमेरिका को कि देखिएगा हमने अपने यहाँ से दहशतगर्दों को हटा दिया है, भले ही हमें पता है कि ट्रांसफर कर दिया है। और अमेरिका भी जो एक तरीके से अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखता है इस चीजों को लेकर कि जब आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे के सारे दहशतगर्द और उनके आगे बैठे हुए हैं और वो यहाँ से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको स्ट्राइक पहले वहीं पर करनी चाहिए ना जहां पर सोर्सेज है। देखिए बात यह है कि अमेरिका, मैंने बताया ना आपको, जब तक अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर
तब तक अमेरिका उसके ऊपर ये नहीं एयर स्ट्राइक वगैरह कर सकता, क्योंकि उसके साथ करने से उसके अपने सैनिक और अपने जो उसके वहां पे कार्यकर्ता हैं जो उनके ऊपर उनको खतरा हो सकता है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि 31 अगस्त के बाद जब अफगानिस्तान से सारे सैनिक निकाल लेगा, उसके बाद में पाकिस्तान से उसके सारे बेसिस से अपने सारा जो है वहां से जब वाइंड अप कर लेता है, हो सकता है 15 अगस्त, 15 सितंबर, हो सकता है 10 सितंबर, पर उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि सितंबर के महीने के बाद से पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर देगा अमेरिका, और उसके अंदर बड़ी चीजें देखेंगे आप, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका को कि जो चीन और पाकिस्तान और तुर्की का जो एक आपस में तालमेल बन रहा है, ये जो नेक्सस बन रहा है, उसके साथ अमेरिका को बहुत मुश्किल आ रही है। तो सर क्या हम ये मानकर चले कि ये जो आने वाले 80 घंटे हैं, यानी कि 31 तारीख तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि 31 तारीख के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर हो सकती है? बिल्कुल, ये 31 तारीख तक बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जो जितने वहाँ पे अमेरिकन और जो बाकी जितने हैं अफगानिस्तान में, उनको निकालने में अमेरिका लगा हुआ है, और वो कहीं अपना ध्यान और कहीं नहीं बटाना चाहता जी। वो एक बार निकाल ले उनको वहां से, हो सकता है कि 31 तक ना निकाल सके और हो सकता है डेडलाइन एक्सटेंड करनी ही पड़े, क्योंकि उस तक ये अभी श्योरिटी नहीं है। जिस हिसाब से वहाँ पे आप देखिए कितना हजूम है वहाँ पे के ऊपर, वो लोग जो है अब हालांकि 10-20 फ्लाइटें की रोज की चला रहे हैं अमेरिका, हर 10 मिनट के बाद वहाँ पे फ्लाइटें आ रही है अमेरिका की, जा रही है, पर उसके अंदर भी आप देखिए लोग कितने हैं वहाँ पे। ये तो है, जब तक अमेरिका ये देख लेगा कि मेरे जो सेफ्टी है, मेरे लोगों की वहाँ सेफ्टी है, तब तक अमेरिका ने कोई और कार्रवाई नहीं करती। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मेजर अमित बंसल का रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मेजर अमित बंसल, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो कि अनिल गौर साहब भी बता रहे हैं कि 31 तारीख तक हमको देखना चाहिए कि अमेरिका हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ एक्शन ले, खासतौर पर आईएसआई के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि काफी ज्यादा जो एक तरीके से अमेरिका के हाथ में है, चाहे वो FATF का मामला हो या फिर जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का मामला हो। शहबाज, मैंने पहले भी इस बात को बहुत जोर देकर के कहा है जी, अमेरिका के सामने केवल एक ही मुद्दा है, किसी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल। जी, यही कारण था जिसके लिए उन्होंने तालिबान को सत्ता दी, यही कारण था जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार को बातचीत के दौरान रूप में नहीं लिया, और यही कारण था जिसकी वजह अब ये हादसा हो गया काबुल का जो कल परसों हुआ जी। और इन्होंने कल एक हमला करके अपनी लीपापोती कर लिया है। इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, हमने मास्टरमाइंड को मार गिराया और हमारा बदला पूरा हो गया जी। तो मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता कि अमेरिका किसी भी तरह की कार्रवाई अब करेगा। अमेरिका 31 तारीख से पहले जैसे कि आज मेरे पास सुबह इनपुट आए थे कि अमेरिका ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है और अपने सारे जो 1,500 के आसपास के शहरी हैं उनको वो अफगानिस्तान से निकाल करके 31 तारीख तक अपना काम पूरा कर देगा जी। उसके बाद उसने अफगानिस्तान को रहमो करम पर छोड़ देना है आतंकवादियों के। तालिबान ने जो करना है वो तालिबान करे, आईसिस ने जो करना है वो आईसिस से। और मेरे विचार से अमेरिका की यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि वो बैठा रहेगा अपना इलाके में और महीने में या 15 दिन में एक कोई ड्रोन स्ट्राइक करेगा, ये कह करके कि हाँ भाई हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ भी नहीं करना है, वो चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि अमेरिका के लिए दूसरा फ्रंट अभी खुल गया है। आप अगर जो घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर गौर करेंगे तो आपको यकीन होगा कि पिछले 1 साल में अमेरिका ने ताइवान में अपनी फौजों की तादाद लगभग 5 गुना कर दी है जी। तो अफगानिस्तान की कहानी खत्म और ताइवान की कहानी शुरू। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अनिल गौर साहब से। सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये इतनी आसानी से सब कुछ हो सकता है कि जिस तरीके से अमित बंसल साहब भी कह रहे हैं कि लीपापोती की गई है, ये जो स्ट्राइक की गई है जस्ट लाइक ए लीपापोती, कि मतलब एक आपने फॉर्मेलिटी कर दी कि देखिएगा हम आतंकवाद के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है, और जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया है। क्या सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम आतंकवाद के खिलाफ है? देखिए, अमेरिका के मैंने बताया ना, दुविधा उनकी यही थी जी कि वो एक तरफ से जिस फोर्सेस के साथ का जिसका उनका साथ ले रहे थे, जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही उनके साथ मिला हुआ था। तो अब जो वो वही बात हुई, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए वाली बात जी। वो जो चीजें हैं अब जो जितना वहां पे उन्होंने अफगानिस्तान में जब ये टेररिज्म के जो इनके मिलिटेंट्स के खिलाफ, तालिबान वगैरह के खिलाफ जब सारे कार्रवाई की, तो वो सारों को पनाह दे दी पाकिस्तान ने। ये हक्कानी नेटवर्क वगैरह सारा कुछ वहां से आके पाकिस्तान के अंदर
ये जो पाकिस्तान का है, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह सारा, ये उसके अंदर आके चुप के। आपने देखा ओसामा बिन लादेन भी वहीं पे बैठाया हुआ था एबटाबाद में। तो ये बाकी जो सारे हैं उनको, और पाकिस्तान साथ में तो आपके साथ हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन समझ तो गए थे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी अमेरिका की, अब वो वहां से निकले कैसे। वहां से निकलने के लिए जब इन्होंने एक निश्चय कर लिया कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ये नेवर एंडिंग वॉर है जी। आप देखिए रशिया के साथ भी ये हाल रहा और अमेरिका के साथ भी। क्या सर इसके अंदर एक इकोनॉमी में एक बड़ा मसला है, क्योंकि हमने देखा है कि अब क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत सारे ममालिक के हालात बदले हैं, और चाइना को हमने देखा है कि जिस तरीके से चाइना की एक तरीके से मईशत या फिर कहे एक इकोनॉमी नीचे गई थी, उसके बाद कोरोना के बाद उसने अपने आप को तो एक तरीके से ठीक कर लिया है, लेकिन बाकी के जो मुल्क हैं वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। क्या एक फैक्टर इसके अंदर ये भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आर्थिक स्थिति जो है देशों की, जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक वो कैसे अपने आप को ऐसे मिलिट्री एडवेंचर में डालेंगे जी। आज आप देखिए, अगर भारत जो है, भारत भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के चक्कर में है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारी सैन्य शक्ति भी जो है वो मजबूत होगी। क्योंकि आज हमने जो आर्म्स वगैरह खरीदने हैं, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम उसके ऊपर इतना पैसा लगा सके जो हम लगाना चाहेंगे जी। तो ये जो आर्थिक स्थिति एक देश की बहुत जरूरी होती है उसको आगे चलाने के लिए। अब कोरोना के टाइम पे जो है अमेरिका की, हालांकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर आप देखें, अगर वर्ल्ड के अंदर देखें, अगर मुल्क जिसको डेटर नेशन कहते हैं वो अमेरिका है। सबसे हाईएस्ट डेट जो है वो अमेरिका का है, तकरीबन 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स का। इतना किसी का नहीं है, बिल्कुल का जो है कोई बिलियन में है सबने, पर अमेरिका एक डेटर नेशन है और उस डेटर नेशन के हिसाब से ही वो चल रहा है। और लोग जो है वो कहते हैं अमेरिकन खरीदते हैं, सामान खरीदता है, देते हैं हमको, चलो चल रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, आम सप्लाई के हिसाब से चल रहा है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अब अमेरिकन को, जो अमेरिका का एक फोकस जो है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए तालिबान का जो यहाँ पे अफगानिस्तान में जब अमेरिका घुसा था, उनसे तालिबान के खिलाफ जब लड़ाई शुरू की बहुत अच्छी चल रही थी, पर उसके बीच में उसका ध्यान बढ़ गया इराक की तरफ जी। तो ये रह गया और वो इराक की तरफ शिफ्ट हो गया और तालिबान यहाँ फिर आ गया है वापस। अब उसका जो ध्यान है सारा साउथ चाइना सी पर, क्योंकि वहां पे चीन जो है, सारे मुल्क जो है, जो आपका जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारा का सारा जो है इसके ऊपर दबाव बना रहा है, साउथ चाइना सी, वियतनाम वगैरह की ये जो जगह है उसकी है, ताकि जो है अगर उसके अंदर बंद हो गए, आप देखिए जापान, ताइवान वगैरह सारी शिपिंग लाइन बंद हो जाएगी। तो वो एक आज दुनिया के अंदर वो बड़ा खतरा है। तो वो कहते हैं अफगानिस्तान का खतरा तो है, अब मैंने जो करना था कर दिया, ठीक है, मैं अपनी बैलेंस में माइनस में रेड में ले लीजिए, अगर मैं निकल जाऊंगा ऐसे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब साउथ चाइना सी और ये जो इंडो पैसिफिक जो है उसके अंदर करता हूँ, तो वहां से वो चाइना को साउथ कर सकता है। ठीक है सर, ओके अमेजन अभी सर, क्या इसके अंदर भी एक सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से सर बयां कर रहे हैं अनिल गौड़ साहब कि हम देख पा रहे हैं कि जो चाइना है वो भी यहाँ पर सब चीज़ों पर नजर बनाए हुए हैं, और अमेरिका जो कि उसने अपनी जो जितनी भी फौज है उसको वापस लौटने का हुक्म जारी कर दिया है। क्या एक ये भी मसला है कि जो चाइना की विस्तारवादी नीति है उसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए भी एक ये जो है अपने जो जितनी भी फोर्स है उसको वापस लेकर आया गया है, खासतौर पर हम इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो? देखिए चाइना का जो रोल है इस पूरे घटनाक्रम में वो केवल उसके इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है जी। चाइना अपना सेंट्रल एशिया के लिए मार्केट खोलना चाहता है और चाहता है कि मेरी जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो पाकिस्तानी सी पैक के थ्रू, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया से जुड़ जाए जी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा चाइना का कोई और इसमें रोल है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं, वो है तुर्की का खतरा। तुर्की कई बार कह चुका है कि वो आकर के काबुल एयरपोर्ट को एडमिनिस्टर करेगा। तुर्की कई बार कह चुका है कि वो आकर के तालिबान को सपोर्ट करेगा जी। तुर्की कई बार कह चुका है कि उसके लिए तालिबान एक भाई की तरह से और वो किसी भी तरह से तालिबान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जी। ये हमें समझना होगा कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद तुर्की में जो ओटोमान साम्राज्य की जो खलीफा की जो हुकूमत थी जी, उसको पूरी दुनिया में इस्लाम का एक सेंटर पॉइंट माना जाता था जी।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो खलीफा की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई और धीरे धीरे जिस तरह से ऑयल आया, जिस तरह से सऊदी अरब बढ़ा, तो आज जो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है वो सऊदी अरबिया है। तुर्की चाहता है कि वो अपनी पुरानी हालातों को, पुरानी जो सिचुएशन थी, पुरानी जो खलीफा की जो ओटोमन साम्राज्य की जो हुकूमत थी उसको फिर से कायम करे। उसके लिए जरूरी है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उसके साथ जुड़े और तुर्की चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस रहे जी। तो हमें, अगर हम खतरे को देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि चाइना से कहीं बड़ा खतरा तुर्की है जी। और अगर तुर्की और तालिबान का तालमेल हो गया और वो अफगानिस्तान में आकर के बैठ गए तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन सर इसी से रिलेटेड मैं सवाल अनिल गौर साहब से समझना चाहूंगा। अनिल गौर जी, क्योंकि खतरा जरूर है कि अगर तालिबान और चाइना एक तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाई अप करते हैं या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए तो खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में इंडिया को क्या कदम उठाना चाहिए? सारे खेल के अंदर ना, इसमें जो कहते हैं ना, वो पीछे पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है वो चाइना है जी। चाइना ही पाकिस्तान को पैसा देके पाकिस्तान से जो कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो ड्रोन वाली है, चाहे करवा रहा है, और अब तालिबान के साथ भी उसने जो है समझौता किया है। जो तालिबान के उनके जो सरकार थे उससे जो मीटिंग करके उनके फॉरेन मिनिस्टर में उन्होंने उसको साफ कह दिया कि भाई देखिए, आप हमारे यहाँ पे जो अपने मिलिटेंट हैं, जो इनके वहाँ शिनजियांग प्रोविंस के अंदर जो मुस्लिम हैं उनको, मिलिटेंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। हम आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और हम आपके देश के अंदर साथ में आपको जो जीडीपी आपका बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे कारखाने वगैरह भी लगाएंगे जी। और साथ में आपको पैसा भी देंगे, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा मुल्क है आज सारे विश्व के अंदर जिसके पास सब मनी रह पड़ती। अब ये सारी चीजें जो है उसके देखते हुए जो तालिबान है वो चाइना की बात मानेगा जी। ये नहीं है कि नहीं मानेगा। और दूसरा, चाइना को जो अपना जो है उसको यूरोप के साथ जो एक लैंड रूट जो है वो खुल गया, उसके लिए अगर तालिबान उसके साथ रहेंगे तो खुल जाएगा। जैसे पाकिस्तान के साथ जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना है, ऐसे इसका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है यूरोप के लिए है, वो भी सारा जाएगा उसके लिए। तो इसके अंदर चाइना जो है वो है। रही के बात तुर्की की, ऑलरेडी वहां पे अफगानिस्तान में है, तुर्की ने काबुल तो उसके अंदर उसके लोग हैं और उसको संभालने का वो पूरा का पूरा जिम्मा लिया था। तो अब तालिबान उसको कह रहा है कि आप अपने टेक्निकल लोग, ताकि हम सिविलियन साइड जो एयरपोर्ट का बंद है उसको हम चला सकें। लेकिन अनिल गौर जी, जैसे कि अभी यहाँ पर मेजर अमीर बंसल ने कहा है कि हम यहाँ पर एक चीज को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है टर्की। और टर्की का उन्होंने हवाला भी दिया है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं। और इवन अभी हाल ही के अंदर रिपोर्ट में आया था कि जो तालिबान का जो एक तरीके से स्पोक्स पर्सन है उसने कहा था कि टर्की को हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पर जो है हमारे जो एयरपोर्ट्स है या फिर जितने भी इदारे हैं उनको एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करें। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तुर्की ने एक जिम्मा लिया था काबुल एयरपोर्ट का जी। और काबुल एयरपोर्ट को चलाने का, वो सिविलियन साइड अब बंद थी। अब वो सिविलियन साइड चलाने के लिए वो तालिबान उसको कह रहा है कि जी आप उसको चलाइए। और तुर्की का जो है एक तालिबान के साथ फिर वही बात आ गई कि देखिए, अफगानिस्तान के अंदर मिनरल वेल्थ बहुत है। मिनरल वेल्थ जो आज तक एक्सप्लॉइट नहीं हुआ वो बहुत है वहां पे, और तुर्की उसको चाहेगा एक्सप्लॉइट करे। और साथ में दूसरी बात, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है तुर्की के लिए वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी उसका इन्फ्लुएंस है। और ताकि जो ये जो एर्डोगन है उसके जो एक पूरी मंशा है कि वो एक खलीफा कहलाए दूसरे ममालिक का, वो भी पूरा हो जाता है उससे। तो ये चीज है। पर दूसरी बात जो इसमें यहाँ पे बड़ी कॉशन वाली बात ये है कि क्या तालिबान जो है उनके सपोर्ट तो करेगा ये जो मुजाहिदीन है हिंदुस्तान में आने के लिए कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर उसको एक बहुत नजर एक बहुत टाइट वॉक करना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है और वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास करा सकता है हिंदुस्तान, क्योंकि आपको पता है, देखिए अभी जो चीफ जस्टिस जो हमारे जो वर्ल्ड अपना वर्ल्ड कोर्ट के अंदर जो चुने गए हैं दलबीर सिंह जी, वो 183 वोट से चुने गए हैं, मतलब 194 वोटों से। तो उसमें 183 जो मुल्क है उसने हमें सपोर्ट किया और यही हमें वहाँ पे जो काउंसिल में सपोर्ट, तो कैसा हम आ सकते हैं? हमारी अब
परिस्थिति जो है, ठीक है, इस हिसाब से चाहिए कि हम इनको ये नेक्सस बन रहा है, इसको हम एक कमजोर तरीके से बनाएं और इसके खिलाफ जो है वहां से सिक्योरिटी काउंसिल का दबाव हो, क्योंकि मिलिटरी हम नहीं कर सकते, इसके ज्यादा कुछ इकोनॉमिकली हम नहीं कर सकते। हाँ, डिप्लोमेटिकली जो है उसमें हमारा बोलता है और हमें वो गेम खेलने की उसमें हमारी ताकत है जी, तो वो ये अच्छा रहेगा। ओके सर। मेजर अमित बंसल, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। हमने देखा था कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेटेजी बनाई थी और एबटाबाद में जिस तरीके से स्ट्राइक की थी और मारने का दावा किया था, ऐसा ही दावा यहाँ पर अब भी किया गया है। और जो आप बात कर रहे हैं कि वो कौन था, उसका नाम अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि भाई कौन सबसे ज्यादा दुश्मन था और किसने जो है इस तरह के हमलों को अंजाम दिया है, किसको आपने मारा है। तो क्या ये मानकर चले कि अमेरिका सिर्फ दिखावे की एयर स्ट्राइक करता है, पीछे बैकडोर पर उसका कुछ और काम चल रहा होता है? देखिए, अभी जो ये हमला हुआ, अमेरिका के सामने दो मोटिव थे। पहली बात तो ये कि ये दिखाना कि भाई हम किसी भी तरह की हमले को सहन नहीं करेंगे, हम मोटिव हमारा बहुत क्लियर है, हम टेररिस्टों को मार गिराएंगे जी। दूसरा मोटिव ये था कि 31 से पहले निकलना भी है भाई इधर से जी, क्योंकि अपना विड्रॉ करना है पूरा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई 2-3 स्ट्राइक करते हैं, लीपापोती करते हैं, कुछ नूरा कुश्ती करते हैं। नूरा कुश्ती आप समझते होंगे जी जी, कुछ नूरा कुश्ती करते हैं, 1-2 इलाकों पर बॉम्ब गिराते हैं और बाद में क्लेम कर देंगे कि भाई हमने आतंकवादियों को मार गिराया, हमारा काम पूरा हो गया और अब 31 तारीख भी आ गई है तो हम बाहर निकल गए। बिल्कुल। तो यही उनकी स्ट्रेटेजी रही है। बट अफगानिस्तान की जो इस वक्त हालात है, चाहे उसकी मईशत की बात कर ली जाए या फिर उसकी जो सियासी हालात की बात कर ली जाए या वहां के बाशिंदों की बात कर ली जाए, वो तो एक तरीके से अधर में रह गए हैं। अब उनका क्या होगा? देखिए, अफगानिस्तान के बाशिंदे तो पिछले 40-45 सालों से बेचारे पिस ही रहे हैं जी। पहले पिस रहे थे मुजाहिदीनों के बीच में, वारलॉर्ड्स के बीच में, फिर सोवियत संघ आ गया तो उन्होंने सोवियत संघ के साथ उन्होंने पिसना शुरू किया, फिर अमेरिका आ गया तो उन्होंने जो मुजाहिदीन खड़े हुए, मुजाहिदीन और सोवियत संघ की जो लड़ाई हुई उसके बीच में पिसे। सोवियत संघ चला गया तो मुजाहिदीनों की आपसी लड़ाई में वो पिसे। उसके बाद तालिबान आ गया तो तालिबान की लड़ाई में वो पिसे। उसके बाद अमेरिका आ गया तो अमेरिका ने लगातार बॉम्बिंग की, उसमें वो पिसे। तो अब और अब अमेरिका जा रहा है तो तालिबान के भरोसे छोड़ दिया उसने सारे अफगानिस्तान के नागरिकों को, तो वो पिसेंगे। पर मेरा ये कहना है कि अमेरिका को अगर आपको इतनी चिंता है अफगानिस्तान के लोगों की, तो आप सबसे पहले एक एटम बम जाकर के रावलपिंडी पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पर क्यों नहीं गिराते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सारा का सारा आतंकवाद रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर और आबपारा इस्लामाबाद में जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है वहीं से पैदा हो रहा है जी। आपको पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की तरफ से बहुत जबरदस्त टेंशन लगानी पड़ेगी। किसी भी तरह की उनको पनपने न दिया जाए, उनको बोला जाए कि अपने एटम बम सरेंडर करें और आतंकवाद को बढ़ावा देना बिल्कुल बंद करें। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो अब पिछले 45 सालों से अफगानिस्तान के लोग पिस रहे हैं और अगले 45 साल तक पिसते रहेंगे और अगले 100 सालों तक पिसते रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि सॉल्यूशन यही है कि जो सोर्स ऑफ टेररिज्म है उसको ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यस, ठीक है। अनिल गौर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जो बात यहाँ पर मेजर अमित बंसल कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ टेररिज्म को खत्म करना बेहद जरूरी है और सोर्स ऑफ टेररिज्म हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सवाल यहीं पर यही उठ रहा है कि अमेरिका आखिर क्यों इसको नजरअंदाज कर रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है अमेरिका के सामने? मैंने आपको बताया ना, अमेरिका की पूरी अभी तक बेसिस जो है, जो अफगानिस्तान का जो एक्सेस है, जो अमेरिका की सप्लाई लाइंस हैं, वो पाकिस्तान के बीच में से थी। अब अगर हिंदुस्तान की धरती जो है वो अफगानिस्तान के साथ धरती, तो मैं यकीनन ये कह सकता था कि अमेरिका हिंदुस्तान के पास आता कि हमें रास्ता दे दीजिए वहां जाने के लिए, हमें बिजनेस बनाने के लिए जी। पाकिस्तान के पास इसलिए वो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जिस एक दूसरी तरफ उसका ईरान था। ईरान के साथ तो उसके ताल्लुकात है ही नहीं ठीक जी। तो पाकिस्तान का इसलिए वो इतनी देर से नजरअंदाज कर रहा है, उसको पता है। ये नहीं कि नहीं पता, क्योंकि देखिए जब CIA ने तालिबान बनाया ISI के साथ मिलके, तो क्या उनको ये नहीं पता कि जो यहाँ पे लश्कर वाले हैं या हिजबुल मुजाहिदीन है या ये जैश ए मोहम्मद वगैरह हैं, ये सारे के सारे कौन लोग हैं और कहाँ हैं, उनको सारा पता है। पर उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि उनको अपना तो एक मैं कहूँगा अपना फायदा चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान कल को अगर ये उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते, अगर पिछले दिनों में कार्रवाई करते, तो हो सकता है जो उनके जो सप्लाई लाइन के ट्रक से नेटो के जो सारे सप्लाई लाइन के ट्रक से जो जा रहे थे उधर, तो उसके ऊपर हमले होने शुरू हो जाते।
तो वो बजाय इसके कि अफगानिस्तान में लड़ते पाकिस्तान में शुरू हो जाता। पर अब जो है 31 के बाद तो वहां से जब उनको नेटो के वापस आ जाएंगे, ये सप्लाई लाइन है यकीन है। अभी मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान को अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आना चाहिए और पाकिस्तान को वहां पे लाना चाहिए ताकि दुनिया के जो है एक होगा वो उसकी सहमति हो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो और तब उसकी कार्रवाई करेंगे ताकि एक मैं कहूँगा एक यू आर राइट ऑल्सो एंड यू हैव जस्टिस ऑल्सो ऑन योर साइड, ताकि उसके अंदर कोई यहाँ पे दो बातें हो कि आप ये वन साइडेड हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के देखिए आपको सपोर्ट कर रहा था, ये सारी चीजें जो है इस हिसाब से हो सकती है। वो तब होंगी जब यहाँ से अमेरिकन बाकी फोर्स सारी चीजें आएंगी, जब उनका वहां पे इंटरेस्ट रहेगा। ठीक, जब तक इंटरेस्ट रहेगा तब तक वो बातचीत नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे को यकीन है कि सितंबर ऑनवर्ड पाकिस्तान के ऊपर जो है आने वाला दिन बहुत खराब है। और आप देखिएगा एक तो जो दुनिया की तरफ से तो है ही है, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान ने पाले हुए हैं वहां पे, ये देखिए ये आस्ते पाकिस्तान को आगे यानी आप कह रहे हैं कि अपने किए की भरनी पाकिस्तान को जल्दी पड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तहरीके तालिबान ऑलरेडी वहां पे अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, वो कहते हैं शरिया लॉ लाइए। तो ये पाकिस्तान अभी वो उस स्थिति में हो गया, वो कोर्ट वाला साहब की ना वो खा सकता है ना उसको निकाल सकता है जी। और ये अब आने वाले दिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है सर, ये मेरे को जो पाकिस्तान बार बार ये दखलंदाजी कर रहा है मिलिटेंट टीमने की, अब उसको अपना वजूद बचाने के लिए उसके अंदर लगाना पड़ेगा और ये जो कार्रवाई जो है इंटेंसिव वगैरह की ये भी कम हो जाएगी। ठीक है सर। मेजर अमित बंसल, फाइनल एंड कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा मैं कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए खासतौर पर दहशतगर्द को लेकर और अफगानिस्तान के हालात को लेकर। देखिए शहबाज, इंडिया की स्ट्रेटेजी दहशतगर्दों को लेकर पहले से ही बहुत क्लियर है जी। आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के सपोर्टर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रही बात अभी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में कहने के लिए, तो अभी ये बहुत इट इज टू अर्ली टू से कि अभी इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अभी अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो चल रहे हैं जी। अभी आपको ये भी नहीं पता है कि अफगानिस्तान में कौन सरकार में है, कौन सरकार। काबुल के ऊपर कंट्रोल तालिबान का है, पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है अहमद सालेह का, अमरुल्लाह सालेह का और अहमद मसूद का, ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी हमें नहीं पता कि कौन, अगर हम अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो अमरुल्लाह सालेह अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, हमें उनके साथ तालमेल करना चाहिए। पर अगर हम देखते हैं पूरे ओवरऑल कंट्री के ऊपर कंट्रोल के बारे में, तो तालिबान लगभग 85% पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहा है जी। तो अभी ये बहुत, अभी हमारे पास यही नहीं है कि हम किससे संबंध बनाएं जी। अभी यही क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान का रूलर कौन है, अफगानिस्तान का शासक कौन है। बिल्कुल, तो जब ये क्लियर होगा और फिर हमें देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के जो भी शासक हैं, चाहे अमरुल्लाह सालेह हो या चाहे तालिबान हो, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, उनके ओपिनियन हिंदुस्तान के बारे में क्या है जी, और वो क्या चाहते हैं हिंदुस्तान से, और वो हिंदुस्तान से बदले में क्या चाहते हैं जी। तो ये सब चीजें जब एक बार क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही हिंदुस्तान किसी प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी बना पाएगा, कोई ओपिनियन बना पाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। मेजर अमित बंसल साहब, आपका एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर सवाल यही है कि आज के नज़रिए में हमने ये नज़रिया जानने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान का इस पर नज़रिया क्या होना चाहिए, लेकिन अब हिंदुस्तान जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है और अभी ये देख रहा है कि जो अफगानिस्तान का जो इक़्तिदार है वो किसके हाथों में रहने वाला है, और उसी के हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आप देखते रहिए जी सलाम।